Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. नमस्कार और इस विशेष सत्र में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम भारत की जलवायु पर जरा गहराई से बात करेंगे। हाँ, और खास तौर पर एनसीईआरटी कक्षा 9 भूगोल का जो अध्याय 4 है उसके आधार पर। जी, हमारे स्रोत वही एनसीईआरटी किताब और साथ में कुछ यूपीएससी के पुराने प्रश्न भी हैं। बिल्कुल। कोशिश ये रहेगी कि यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए जलवायु की जो अवधारणाएं हैं उनकी एक मजबूत नींव बन सके और अध्याय के सभी जरूरी पहलू ठीक से समझ आ जाएं। हाँ, क्योंकि भारत जैसे देश के लिए जहाँ खेती इतनी अहम है और भौगोलिक विविधता भी इतनी है, जलवायु को समझना तो बहुत ही जरूरी है। सही बात है। तो फिर शुरू करें? हाँ, चलिए। सबसे पहले बिल्कुल बुनियादी बात, मौसम और जलवायु, इनमें क्या फर्क है? कई बार लोग एक ही समझ लेते हैं। हाँ, ये आम बात है। देखिए, मौसम यानी वेदर वो किसी एक खास समय पर किसी छोटी सी जगह के वायुमंडल की स्थिति बताता है। जैसे अभी धूप है या शायद शाम को बादल आ जाए, ऐसा कुछ। बिल्कुल। ये घंटे घंटे में या दिन प्रतिदिन बदल सकता है, बहुत ही क्षणिक होता है। ठीक है। जबकि जलवायु क्लाइमेट वो एक बहुत बड़े इलाके का अच्छा। और काफी लंबे समय का, मतलब समझिए 30 साल या उससे भी ज्यादा। हाँ। उस समय के मौसम का एक औसत पैटर्न होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि भारत की जलवायु मानसूनी है। अच्छा, तो ये लंबी अवधि के पैटर्न को दिखाता है। जी, इसीलिए ये दीर्घकालिक पैटर्न समझने के लिए महत्वपूर्ण है। स्पष्ट है। तो मौसम बदलता रहता है, जलवायु ज्यादा स्थिर है। अब एनसीईआरटी में 6 मुख्य कारक बताए गए हैं जो किसी जगह की जलवायु को कंट्रोल करते हैं। जलवायु नियंत्रक। हाँ, क्लाइमेटिक कंट्रोल्स कहते हैं इन्हें। ये हैं अक्षांश, ऊंचाई, फिर वायुदाब और पवन प्रणाली, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं और आखिर में उच्चावच। जी। तो ये सब मिलकर कैसे असर डालते हैं? देखिए, ये सभी मिलकर किसी भी जगह के तापमान और बारिश के पैटर्न को तय करते हैं। अक्षांश यानी लैटिट्यूड से तय होता है कि सूरज की किरणें कितनी सीधी पड़ रही हैं। मतलब भूमध्य रेखा के पास ज्यादा गर्मी और जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाएंगे गर्मी कम होती जाएगी। बिल्कुल। और ऊंचाई एल्टीट्यूड, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तापमान गिरता है। क्यों? क्योंकि हवा पतली होती जाती है, उसका घनत्व कम हो जाता है। अच्छा, और समुद्र से दूरी का क्या असर है? जैसे दिल्ली और मुंबई की जलवायु तो बिल्कुल अलग है। हाँ, सही कहा आपने। समुद्र से दूरी, जिसे महाद्वीपीयता या कॉन्टिनेंटलिटी भी कहते हैं, वो तापमान के रेंज को प्रभावित करती है। रेंज मतलब साल में अधिकतम और न्यूनतम तापमान का अंतर। मुंबई जैसे शहर जो समुद्र के किनारे हैं, वहाँ समुद्र का समकारी प्रभाव रहता है। समकारी प्रभाव? हाँ, मतलब न ज्यादा गर्मी न ज्यादा सर्दी, तापमान साल भर लगभग एक जैसा रहता है। और दिल्ली जैसे शहर जो समुद्र से दूर हैं, वहाँ गर्मियाँ बहुत गर्म और सर्दियाँ काफी ठंडी होती हैं। इसी को महाद्वीपीयता का असर कहते हैं। ठीक है। और महासागरीय धाराएं, ओशन करंट्स, वो भी तटीय इलाकों की जलवायु पर असर डालती हैं। गर्म धाराएं तापमान बढ़ा सकती हैं, ठंडी धाराएं कम कर सकती हैं। हाँ, वो गर्म और ठंडी धाराओं के मिलने वाले क्षेत्र मछली पकड़ने के लिए अच्छे होते हैं। ये शायद एक पीवाईक्यू में भी था। जी हाँ, 2013 के आसपास। और आखिरी 2, वायुदाब व पवन प्रणाली और उच्चावच। वायुदाब और पवन प्रणाली यानी प्रेशर एंड विंड सिस्टम, ये तो सीधे सीधे तापमान और वर्षा को प्रभावित करते हैं, और ये खुद अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करते हैं। और उच्चावच यानी रिलीफ फीचर्स, जैसे पहाड़ या पठार, ये हवाओं के रास्ते में आ सकते हैं, उनकी दिशा बदल सकते हैं और बारिश के पैटर्न पर बहुत असर डालते हैं। अच्छा। और हाँ, एक और बात, पृथ्वी का अपनी धुनी पर झुकाव, इसके कारण ही तो ऋतुएं बदलती हैं, दिन रात की लंबाई में फर्क आता है। ये सब भी जलवायु का ही हिस्सा है। ये भी एक पीवाईक्यू से जुड़ा हुआ है। समझ गया। ये तो हो गए सामान्य सिद्धांत जो कहीं भी लागू होते हैं। अब आते हैं खास तौर पर भारत की जलवायु पर। कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, भारत के लगभग बीच से गुजरती है। इसका क्या महत्व है? जी, कर्क रेखा लगभग 23.5 डिग्री उत्तर देश को करीब करीब 2 बराबर जलवायु क्षेत्रों में बांटती है। 2 क्षेत्र कौन कौन से? रेखा के दक्षिण का हिस्सा उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल और उत्तर का हिस्सा उपोष्णकटिबंधीय या सब ट्रॉपिकल। अच्छा, तो इसी वजह से भारत में इतनी जलवायु विविधता है। हाँ,
ये एक मुख्य कारण है। और उत्तर में जो विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला है, उसकी क्या भूमिका है? वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। अत्यंत महत्वपूर्ण। हिमालय एक तरह से जलवायु विभाजक का काम करता है। विभाजक मतलब ये कि मध्य एशिया से जो बर्फीली ठंडी हवाएं आती हैं, उनको भारत में घुसने से रोकता है। अच्छा, तभी हमारी सर्दियां उतनी भयानक नहीं होती जितनी उसी अक्षांश पर दूसरे देशों में होती हैं। आने से रोक देता है और उन्हें मजबूर करता है कि वे भारतीय उपमहाद्वीप में ही अपनी नमी बरसा दें। वाह, तो हिमालय तो एक तरह का मौसम रेगुलेटर है भारत के लिए। आप कह सकते हैं। अब आते हैं सबसे जटिल लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण कारक पर, वायुदाब और पवनें। भारत की जो विशिष्ट मानसूनी जलवायु है वो इसी से जुड़ी है ना? जी हाँ, बिल्कुल। भारत की जो वायुदाब और पवन प्रणाली है वो बहुत अनूठी है। खास तौर पर हवा की दिशा का जो मौसमी उलटफेर होता है। मौसमी उलटफेर मतलब ऋतुओं के अनुसार हवा की दिशा बदलना। हाँ, देखिए, सर्दियों में क्या होता है, जमीन ठंडी हो जाती है और भारी भी, तो वहां बनता है उच्च दाब, हाई प्रेशर। समुद्र उस समय तुलना में गर्म रहता है, तो वहां निम्न दाब। तो हवा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। सही। तो सर्दियों में हवाएं जमीन से समुद्र की ओर बहती हैं। ये उत्तर पूर्वी मानसून कहलाता है और ये ज्यादातर शुष्क होता है, बारिश नहीं लाता। ठीक है। और गर्मियों में? गर्मियों में ठीक उल्टा, जमीन बुरी तरह तप जाती है, तो वहां बनता है तीव्र निम्न दाब। समुद्र तुलना में ठंडा रहता है, तो वहां उच्च दाब। तो अब हवा समुद्र से जमीन की ओर बहेगी। हाँ, यही है दक्षिण पश्चिमी मानसून। ये हवाएं हिंद महासागर के ऊपर से आती हैं, अपने साथ ढेर सारी नमी आती हैं और पूरे भारत में जमकर वर्षा करती हैं। अच्छा, तो इसी हवा के दिशा बदलने को ही मानसून कहते हैं। जी बिल्कुल। ये मानसून शब्द भी अरबी के मौसम से आया है, जिसका मतलब ही ऋतु होता है। दिलचस्प है। अच्छा, इसी संदर्भ में जेट स्ट्रीम की भी बात होती है। ये क्या बला है और भारत पर इनका क्या असर है? जेट स्ट्रीम्स ये ऊपरी वायुमंडल में, मतलब क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर, करीब 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर हाँ। बहुत तेज रफ्तार से बहने वाली हवा की पतली पट्टियां होती हैं। अच्छा, हवा की नदियां जैसी। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। भारत के मौसम पर मुख्य रूप से उप उष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम का प्रभाव पड़ता है। पश्चिमी जेट स्ट्रीम। जी, सर्दियों में ये हिमालय के दक्षिण में बहती है और ये पश्चिमी विक्षोभों को भारत की तरफ लाने में मदद करती है। पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, ये वही है ना जो सर्दियों में बारिश लाते हैं? हाँ, बिल्कुल। ये भूमध्य सागर के ऊपर कम दबाव के क्षेत्र बनते हैं और फिर पश्चिमी जेट स्ट्रीम के साथ बहते हुए पूर्व की ओर आते हैं और भारत के उत्तरी और उत्तर पश्चिमी हिस्सों तक पहुंच जाते हैं। और इनके कारण ही सर्दियों में मैदानों में हल्की बारिश होती है। हाँ, जिसे महावत कहते हैं, और पहाड़ों पर बर्फबारी होती है। ये महावत रबी की फसलों के लिए अच्छी होती है ना, खासकर गेहूं के लिए? जी हाँ, गेहूं के लिए तो बहुत ही फायदेमंद। अच्छा, तो सर्दियों की बारिश का स्रोत पश्चिम में है और गर्मियों में इस जेट स्ट्रीम का क्या होता है? गर्मियों में जैसे जैसे सूरज उत्तर की ओर जाता है, ये पश्चिमी जेट स्ट्रीम भी खिसककर हिमालय के उत्तर में चली जाती है। और इसका हटना जरूरी है मॉनसून के लिए? हाँ, ऐसा माना जाता है कि इसका हटना मॉनसून के आने के लिए एक जरूरी शर्त है। इसी समय एक और जेट स्ट्रीम विकसित होती है। एक और? हाँ, प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर गर्मियों में। इसे कहते हैं उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ये मानसून के दौरान बनने वाले उष्ण कटिबंधीय अवदाबों को प्रभावित करती है। ओह, तो ये जेट स्ट्रीम्स काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनके अलावा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी तो एक अहम मौसमी घटना है। हाँ, बिल्कुल। ये अक्सर मानसून के मौसम में और खासकर मानसून के बाद, मतलब अक्टूबर-नवंबर में बंगाल की खाड़ी में बनते हैं। कभी कभी अरब सागर में भी बनते हैं। अक्टूबर नवंबर वाले ज्यादा खतरनाक होते हैं शायद। हाँ, वो पूर्वी प्रवाह के साथ पश्चिम की ओर बढ़ते हैं और पूर्वी तट पर खासकर ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के जो डेल्टा वाले इलाके हैं, वहाँ भारी बारिश और काफी तबाही मचा सकते हैं। इन चक्रवातों के नाम भी रखे जाते हैं ना? जी, एक व्यवस्थित प्रक्रिया है नाम रखने की, जैसे 2013 में फैलेन आया था। तो ये तो हुए वायुदाब और पवनों के अलग अलग पहलू। अब जरा मॉनसून की पूरी क्रियाविधि मतलब मैकेनिज्म को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। एनसीईआरटी में इसके कई कारण बताए गए हैं। हाँ। मॉनसून कोई एक चीज का नतीजा नहीं है, ये कई सारे कारकों का मिला जुला असर है।
पहला और सबसे मुख्य तो वही है स्थल और जल का अलग-अलग तरह से गर्म और ठंडा होना, डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। जिसकी बात हमने की थी। गर्मियों में जमीन पर लो प्रेशर और समुद्र पर हाई प्रेशर। बिल्कुल। दूसरा महत्वपूर्ण कारक है ITCZ का खिसकना। ITCZ ये क्या है? ITCZ का मतलब है अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। जी, ये भूमध्य रेखा के पास वो कम दबाव वाली बेल्ट है जहां उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें आकर मिलती हैं। अच्छा। गर्मियों में सूरज के उत्तर की ओर जाने के साथ ये ITCZ भी उत्तर की ओर खिसक जाता है और ये गंगा के मैदान के ऊपर आ जाता है। और इसे मॉनसून गर्त या मॉनसून ट्रॉफ कहते हैं। जी हाँ, ये जो निम्न दाब का क्षेत्र बनता है यही मॉनसून हवाओं को अपनी तरफ खींचता है। यानी ये गर्त एक तरह से चुंबक का काम करता है मॉनसून के लिए। हाँ, कह सकते हैं। फिर मेडागास्कर के पास वाला उच्च दाब क्षेत्र और तिब्बत के पठार की गर्मी भी अहम है। मेडागास्कर के पास उच्च दाब। हाँ, हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व में लगभग 20 डिग्री साउथ अक्षांश पर एक स्थायी हाई प्रेशर एरिया होता है। इसकी मजबूती भारतीय मॉनसून को प्रभावित करती है। अच्छा। और तिब्बत का पठार? वो गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, एक विशाल हीटर की तरह काम करता है। हीटर? हाँ, मतलब वो हवा को गर्म करके ऊपर उठाता है जिससे वहां निम्न दाब और गहरा होता है और मॉनसून और तेजी से खिंचता है। समझ गया। और वो एल नीनो और दक्षिणी दोलन, उनकी भी तो बहुत बात होती है, खासकर जब मानसून के पूर्वानुमान की बात आती है। हाँ, बिल्कुल। दक्षिणी दोलन, साउदर्न ऑसिलेशन या SO, ये प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय हिस्से में वायु दाब के उतार चढ़ाव को दिखाता है। कहाँ के वायु दाब को? मुख्य रूप से ताहिती, जो पूर्वी प्रशांत में है जहां सामान्यतः हाई प्रेशर रहता है, और डार्विन, ऑस्ट्रेलिया, जो पश्चिमी प्रशांत में है जहां लो प्रेशर रहता है, के बीच के दाब के अंतर को। और इस अंतर से मॉनसून का अंदाजा कैसे लगता है? जब ये दाब का अंतर नेगेटिव हो जाता है, मतलब ताहिती पर प्रेशर कम और डार्विन पर ज्यादा, तो ये अक्सर कमजोर मॉनसून का संकेत माना जाता है। अच्छा। और एल नीनो? एल नीनो एक अलग घटना है, लेकिन दक्षिणी दोलन से जुड़ी हुई है। ये पेरू के तट के पास, जहां सामान्यतः ठंडी धारा बहती है, वहां असामान्य रूप से गर्म पानी की धारा का आ जाना है। ये हर कुछ सालों में होता है। और इसका मानसून पर क्या असर होता है? आमतौर पर जिस साल एल नीनो आता है वो भारतीय मानसून के लिए अच्छा नहीं माना जाता। बारिश कम हो सकती है, सूखे की आशंका बढ़ जाती है। इन दोनों को मिलाकर एनसो भी कहते हैं ना? हाँ, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। एनसो पर 2014 में PYQ भी आया था। और इसके विपरीत एक ला नीना स्थिति होती है जो अक्सर अच्छे मानसून से जुड़ी हुई होती है। कमाल है। मतलब हजारों मील दूर प्रशांत महासागर में क्या हो रहा है, उसका असर हमारे यहाँ की बारिश पर पड़ता है। जी, मौसम प्रणालियां आपस में जुड़ी हुई हैं। अब बात करते हैं मानसून के भारत में आने और जाने की। कहते हैं मानसून का आगमन एकदम धमाकेदार होता है, प्रस्फोट या बर्स्ट का प्रस्फोट कहते हैं। और फिर ये आगे कैसे बढ़ता है? इसके बाद ये 2 शाखाओं में बढ़ जाता है, एक अरब सागर शाखा, दूसरी बंगाल की खाड़ी शाखा। अच्छा, 2 ब्रांचेस। हाँ। ये दोनों कहाँ जाती हैं? अरब सागर शाखा पश्चिमी तट के साथ साथ उत्तर की ओर बढ़ती है, करीब 10 जून तक मुंबई पहुंच जाती है और फिर मध्य भारत में फैल जाती है। और बंगाल की खाड़ी वाली? वो ज्यादा तेजी से उत्तर पूर्व की ओर बढ़कर असम पहुंचती है, फिर वहां हिमालय से टकराकर पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और गंगा के मैदानों में फैल जाती है। और ये दोनों शाखाएं मिलती भी हैं कहीं? हाँ, लगभग जून के आखिर तक दिल्ली के आसपास ये दोनों मिल जाती हैं। अच्छा। और क्या इसी वजह से उत्तर भारत में जैसे जैसे हम पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं बारिश कम होती जाती है? हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। क्योंकि बंगाल की खाड़ी शाखा जैसे जैसे पश्चिम की ओर बढ़ती है वो अपनी नमी खोती जाती है। तो कोलकाता में दिल्ली से ज्यादा बारिश होगी और दिल्ली में जोधपुर से ज्यादा। एकदम सही। और मॉनसून की वापसी वो कब और कैसे होती है? मॉनसून की वापसी थोड़ी धीमी प्रक्रिया है। ये सितंबर के शुरुआत में उत्तर पश्चिमी भारत से शुरू होती है। अच्छा, सबसे पहले वहीं से वापस जाता जहां सबसे आखिर में पहुंचता है? हाँ, करीब करीब मध्य अक्टूबर तक ये प्रायद्वीप के उत्तरी हिस्से से हट जाता है और दिसंबर की शुरुआत आते आते पूरे देश से मॉनसून वापस चला जाता है। ठीक है, चलिए अब भारत की जो 4 प्रमुख ऋतुएं हैं उन पर बात करते हैं क्रम से। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और फिर पीछे हटता मॉनसून। जी।
तो शीत ऋतु, कोल्ड वेदर सीजन, जो मध्य नवंबर से फरवरी तक रहती है, इसकी मुख्य बातें क्या हैं? उत्तर भारत में दिन ठंडे, रातें और ठंडी। दक्षिण भारत में मौसम हल्का रहता है, ज्यादा सर्दी नहीं होती। और उत्तर पश्चिम में वो पश्चिमी विक्षोभ वाली बारिश। हाँ, महावत और पहाड़ों पर बर्फबारी, ये रबी फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। फिर आती है गर्मी, हॉट वेदर सीजन, मार्च से मई। इस समय तो तापमान बढ़ता जाता है, खासकर उत्तर पश्चिम भारत में बहुत गर्मी पड़ती है। जी हाँ। और इस मौसम के आखिर में कुछ स्थानीय तूफान भी आते हैं। हाँ, उनके नाम बड़े दिलचस्प है ना। जैसे उत्तर भारत के मैदानों में जो गर्म सूखी हवा चलती है उसे लू कहते हैं। इससे तो बचना चाहिए। बिल्कुल। फिर पश्चिम बंगाल और असम में गरज के साथ जो तेज बारिश होती है वो है काल बैसाखी। काल बैसाखी, नाम तो डरावना है। हाँ, क्योंकि ये कभी कभी नुकसान भी पहुंचाती है। और दक्षिण में केरल और कर्नाटक में मानसून आने से ठीक पहले जो फुहारें पड़ती हैं, हाँ, उन्हें आम्र वर्षा या मैंगो शावर्स कहते हैं। मैंगो शावर्स क्यों? क्योंकि ये आमों को जल्दी पकने में मदद करती हैं। वाह, अच्छा, यहीं पर तापमान व्युत्क्रमण या टेम्परेचर इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट भी जुड़ता है क्या? हाँ, वो खासकर सर्दियों में कोहरे के बनने से जुड़ा होता है, जब सतह के पास की हवा ऊपर की हवा से ज्यादा ठंडी हो जाती है। गर्मियों में इसका सीधा संबंध कम होता है। ठीक है। इसके बाद आती है मुख्य वर्षा ऋतु, एडवांसिंग मानसून, जून से सितंबर। इस समय तो देश के ज्यादातर हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून से खूब बारिश होती है। जी हाँ, लेकिन ये बारिश लगातार नहीं होती। इसमें विराम भी आते हैं, मतलब ब्रेक्स। ब्रेक्स मतलब कुछ दिनों के सूखे दौर भी आते हैं बीच बीच में। मॉनसून के बारिश की एक खासियत ये भी है कि इसकी तीव्रता और वितरण में काफी अंतर होता है। हाँ, इसीलिए कहीं बाढ़ आ जाती है तो कहीं सूखा पड़ जाता है। बिल्कुल। और मेघालय में जो मावसिन राम जगह है, वो दुनिया में सबसे ज्यादा औसत सालाना बारिश वाली जगह है। अच्छा, मावसिन राम जी। और फिर आखिर में आता है अक्टूबर नवंबर का महीना, पीछे हटता मानसून या संक्रमण ऋतु, रिट्रीटिंग मानसून। इसे संक्रमण या ट्रांजिशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये गर्म और नमी वाली वर्षा ऋतु से ठंडी और शुष्क शीत ऋतु के बीच का बदलाव का समय होता है। अच्छा, ट्रांजिशन पीरियड। हाँ, इस समय आसमान तो साफ हो जाता है, लेकिन दिन में तापमान फिर से बढ़ता है और जमीन में जो नमी होती है उसके कारण उमस बहुत बढ़ जाती है। हाँ, अक्टूबर में अजीब सी गर्मी लगती है कभी कभी। उसी को अक्टूबर हीट या क्वार की उमस कहते हैं। और इसी समय बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बनने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो ये चक्रवात वाला मौसम है। जी। एक और बात बड़ी दिलचस्प है, कहते हैं तमिलनाडु तट पर मुख्य बारिश इसी पीछे हटते मानसून से होती है, गर्मियों वाले मानसून से नहीं। हाँ, ये बिल्कुल सही है। कोरोमंडल तट जो तमिलनाडु का तट है, वहाँ मुख्य वर्षा अक्टूबर नवंबर में होती है, उत्तर पूर्वी मानसून पवनों से। उत्तर पूर्वी मानसून, वो तो सूखी हवाएं थी। हाँ, वो जमीन से लौट रही होती हैं, लेकिन बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरते हुए नमी उठा लेती हैं। अच्छा, ये इलाका पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाता है। वृष्टि छाया क्षेत्र, रेन शैडो रीजन। हाँ, मतलब पहाड़ के दूसरी तरफ का वो इलाका जहाँ हवा नमी खो चुकी होती है और बारिश कम होती है। समझ गया। अब जरा वर्षा के वितरण पर बात करते हैं। पूरे भारत में तो बारिश एक जैसी नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत असमानता है। एक तरफ पश्चिमी तट के पश्चिमी ढलान है और उत्तर पूर्वी भारत, खासकर मेघालय की पहाड़ियां, हाँ। वहाँ 400 सेंटीमीटर से भी ज्यादा सालाना बारिश होती है। 400 सेंटीमीटर, बहुत ज्यादा। जी। और दूसरी तरफ पश्चिमी राजस्थान है, गुजरात के कुछ हिस्से, हरियाणा, पंजाब, लद्दाख और पश्चिमी घाट के पूरब वाला वृष्टि छाया क्षेत्र। हाँ, जैसे महाराष्ट्र और कर्नाटक का अंदरूनी हिस्सा। बिल्कुल, इन इलाकों में 60 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। इतना फर्क? हाँ, और देश के बाकी हिस्सों में मध्यम वर्षा होती है। ये जो कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं, वो अक्सर सूखा प्रवण होते हैं। हाँ, 2013 के PYQ में भी शायद गर्म मरुस्थलों की लोकेशन पर सवाल था, जो महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर क्यों होते हैं। हाँ, उसका संबंध हवाओं के पैटर्न और ठंडी समुद्री धाराओं से है। अच्छा, अध्याय के आखिर में एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि मानसून एक एकीकृत बंधन है, एक यूनिफाइंग बॉन्ड। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि भारत में इतनी विविधताएं हैं, भाषा, संस्कृति, भूमि, प्रदेश, लेकिन मानसून एक ऐसी चीज है जो पूरे देश को एक लय में, एक सूत्र में पिरोती है। कैसे?
देखिए, ये ऋतुओं का एक निश्चित चक्र देता है जिसका असर हर किसी के जीवन पर पड़ता है। हमारी खेती, हमारी अर्थव्यवस्था, यहाँ तक कि हमारे त्योहार, हमारे गीत सब मानसून से जुड़े हैं। हाँ, किसानों का तो पूरा साल ही मानसून के हिसाब से चलता है। बिल्कुल। नदियाँ मानसून के पानी से ही भरती हैं। तापमान में भले ही क्षेत्रीय अंतर हो, लेकिन मानसून पूरे देश को एक जलवायु इकाई की तरह जोड़ता है। ये वाकई एक गहरा अवलोकन है। चलिए, अब इस पूरी चर्चा के कुछ मुख्य बिंदुओं को समेट लेते हैं, खासकर परीक्षा के लिहाज से। प्रीलिम्स के लिए कौन से शब्द और अवधारणाएं सबसे महत्वपूर्ण हैं? प्रीलिम्स के लिए देखिए, कुछ खास शब्द और कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। मौसम और जलवायु का अंतर, वो 6 जलवायु नियंत्रक, कर्क रेखा का महत्व, हिमालय का प्रभाव, ITCZ क्या है और कैसे शिफ्ट होता है, जेट स्ट्रीम्स, पश्चिमी और पूर्वी दोनों, पश्चिमी विक्षोभ और महावत, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। हाँ। फिर मॉनसून की पूरी क्रियाविधि, वो विभेदी तापन, ITZ शिफ्ट, तिब्बती पठार की गर्मी, मेडागास्कर हाई, दक्षिणी दोलन, एसो, एल नीनो, एनसो। ये सब बहुत जरूरी है। जी। फिर मॉनसून का प्रस्फोट, मॉनसून गर्त, मॉनसून में ब्रेक्स, दोनों शाखाएं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी वाली, चारों ऋतुएं और उनकी खास बातें जैसे लू, काल बैसाखी, आम्र वर्षा, अक्टूबर हीट और कोरोमंडल तट की शीतकालीन वर्षा। हाँ, वो भी। और वर्षा का वितरण कहाँ ज्यादा कहाँ कम, मावसिन राम, वृष्टि छाया क्षेत्र, ये सब महत्वपूर्ण है। ये तो हो गया प्रीलिम्स पॉइंटर्स। और मेंस के लिए इन बुनियादी बातों को कैसे जोड़ना चाहिए? मेंस के लिए इन कॉन्सेप्ट्स को बड़े मुद्दों से जोड़कर देखना होगा, जैसे भारतीय कृषि की मॉनसून पर निर्भरता और उसकी वजह से जो जोखिम है, वल्नरेबिलिटी, मॉनसून का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है, अच्छा भी और बुरा भी। हाँ, ये तो है। फिर आपदा प्रबंधन, बाढ़, सूखा, चक्रवात और आजकल जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में इनकी फ्रीक्वेंसी और तीव्रता कैसे बढ़ रही है। बिल्कुल। जल संसाधन प्रबंधन, बारिश के पानी का संचयन, सिंचाई के तरीके, राज्यों के बीच पानी के झगड़े, जल संरक्षण पर भी PYQs आए हैं। हाँ। और आखिर में जलवायु परिवर्तन का भारतीय मॉनसून के पैटर्न पर आगे क्या असर हो सकता है। स्पष्ट है कि जलवायु का अध्ययन सिर्फ भूगोल तक ही सीमित नहीं है। ये तो अर्थव्यवस्था, समाज, पर्यावरण सबसे जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो श्रोताओं के लिए आज का एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। जिस तरह से वैश्विक जलवायु पैटर्न बदल रहे हैं, भारत अपनी मानसून पर जो इतनी ज्यादा निर्भरता है उसे कैसे कम कर सकता है, और भविष्य की जलवायु चुनौतियों जैसे कभी बहुत ज्यादा बारिश या कभी लंबा सूखा, इनका सामना करने के लिए क्या तैयारी कर सकता है। ये वाकई एक अहम सवाल है जिस पर लगातार सोचने और काम करने की जरूरत है। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। जी। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है ये चर्चा आप सबके लिए उपयोगी रही होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.